दोस्तों एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जितने भी स्टूडेंट जो है एलएलबी 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के स्टूडेंट हैं या लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो या उसके एफिलिएटेड कॉलेज या किसी भी जगह पर हो, तो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला वीडियो। प्लस जो है अगर आप लोग जो है पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एडवोकेसी में या आप एक लॉयर हैं या एक प्रैक्टिशनर लॉयर हैं तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। या आप लोग जो है अदर पर्सन हैं, आप लोग लॉ से रिलेटेड नहीं जानकारी रखते हैं तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि मेरे भाई इसके बारे में जानना ही चाहिए। लेबर होता है कहीं ना कहीं कोई ना काम करता ही है और दो पैसा अपना कमाता ही, तो वही चीज़ सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आज मैं आपको बताऊँगा जिसे हम लोग कहते हैं लेबर लॉ। ये लेबर लॉ एक एक्ट है पूरा और इसमें जो है बहुत ज़्यादा एक्ट हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई ये जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट मैंने जो है आपको पढ़ाया था पहले ही, ये सेकंड पार्ट है। मतलब फर्स्ट पार्ट मतलब क्या, जब आप लोग जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में थे, अगर आप एलएलबी 3 ईयर्स के जो है थर्ड सेमेस्टर में थे तब आप लोग के लिए जो वो ख़त्म हो चुका है। अब ये सेकंड पार्ट मतलब इसमें अगर आप लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से तो मोस्ट टॉप जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी 6, 7, 8 है आपको मैं पूरे जो है करीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर कर दूंगा। बाकी इसके फुल नोट्स फुल अच्छे तरीके से अगर आप लेक्चर फाइल देखना चाहते हैं तो वीडियो पड़ी हुई है, जाकर के आप लोग देख लीजिए। देखे भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जान रहे होंगे आप लोग। और जैसे ही मैंने जो है आपको एविडेंस लॉ का बताया था वैसे सेम इसी का पैटर्न होगा, जो कि 1 घंटे 32 मिनट में मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था और बढ़िया रिस्पांस मिला। करीबन 100-150 लोग देखें उसको और जा करके अपना पेपर दिए और अच्छा रिस्पांस आया और अच्छा नंबर आएगा मेरे भाई। जैसे हर बार आता था ऐसे अब की बार भी आएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर इसे जरूर करिएगा क्योंकि उनकी भी हेल्प हो। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है लेबर लॉ में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसे हम लोग विस्तार से जानेंगे मेरे भाई, सभी को विस्तार से जानेंगे। बाकी देखिए तो इस अधिनियम का देखिए, इस अधिनियम के जो है प्रमुख उद्देश्य है। सबसे पहला क्या है, कई पॉइंट हैं। दुर्घटना से ग्रसित श्रमिकों को उचित क्षतिपूर्ति दिलवाना होता है, पहला उद्देश्य होता है इस एक्ट को बनाने का। दूसरा, उद्योगों के अंतर्गत श्रमिकों के लिए सुरक्षा चक्र स्थापित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, देखिए अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तब आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। श्रमिकों के आश्रितों को उचित मुआवजा दिलवाना, ये भी तीसरा पॉइंट उद्देश्य है इसका। श्रमिकों को जो है आर्थिक, मानवीय और सामाजिक सुरक्षा देना, ये भी उद्देश्य इसका है। इस कानून को लाने के लिए इसका उद्देश्य श्रमिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि लाना। मतलब ये है कि ये भी जो है कार्य जो है जो भी हो उनकी कार्य या जो कोई शिक्षा हो या प्रशिक्षण हो कोई भी हो, तो इसमें जो है बहुत तेज़ी से लाना या इसको बढ़ावा देना, इसका जो है इस अधिनियम का जो है उद्देश्य था। और अगला पॉइंट है श्रमिकों में कार्य के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, एक दूसरे में जो है एक आत्मविश्वास आ जाए कि हाँ इस पर बिलीव कर सकते हैं, इन पर विश्वास कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है नियोक्ताओं को उनके दायित्वों के प्रति जो है कानूनी से सजग बनाना, ये भी है मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और अगला पॉइंट है औद्योगिक संघर्ष में कमी लाना। ये आप लोग के उद्देश्य हैं जो इस एक्ट को बनाने में ये मेन भूमिका निभाती है, मेन अहम भूमिका। जैसे अगला पॉइंट श्रमिकों को उचित मान सम्मान प्रदान करना, सभी श्रमिकों को उचित सम्मान उचित मान जो भी होगा सेम होगा। देश के औद्योगिक विकास को सही दिशा देना और श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, ये सब सारी चीज़ें उद्देश्य थे इसके आने का। श्रमिकों को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से जो है संतुष्ट प्रदान करना, यह अगला नंबर है। श्रमिकों को आर्थिक और जो है मानवीय सुरक्षा देना। नेक्स्ट पॉइंट श्रमिकों को अयोग्यताओं के विरुद्ध जो है सामाजिक सुरक्षा दिलवाना और अगला पॉइंट है औद्योगिक कार्यों और रचनात्मक और सृजनात्मक दृष्टिकोण का जो है विकास करना, ये सब सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। अब आगे देखिए, ये 15 से 16 पॉइंट जो मैंने बताया ये उद्देश्य था इस एक्ट को लाने का, बहुत बड़ा उद्देश्य था कि इस एक्ट को लाया जाए तब ये सब सारी चीज़ें खत्म हो सकती है। आधारभूत परिभाषाएँ देखिए इसका जो है, जिसे हम लोग पहला पॉइंट है आयुक्त कमिश्नर, जिसे हम लोग कहते हैं। इस अधिनियम के धारा 20 के जो है अंतर्गत आयुक्त से आशय उस कमिश्नर से है जो श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए नियुक्त किया गया। क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति से आशय ऐसी राशि से है जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। आश्रित देखिए डिपेंडेंट, आश्रित से आशय मृत श्रमिक के निम्नलिखित रिश्तेदारों में से एक है। जैसे कि आपको बता दूँ, जैसे कि जो है विधवा, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री अथवा विधवा माता, श्रमिक। दूसरा पॉइंट है श्रमिक की आय पर पूर्णतः आश्रित वयस्क
पुत्र तथा पुत्री को दुर्बल है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिक की मृत्यु पर जो है उसकी आय पर जो है पूर्णतः या संत आश्रित विधुर। इसके बाद विधुर है विधवा माता के अतिरिक्त अन्य माता। नेक्स्ट पॉइंट है अवयस्क नाजायज पुत्र या विवाहित जो है नाजायज पुत्री, जायज या नाजायज विवाहित पुत्री, ये सब सारी चीज़ें भी इसमें शामिल। अवयस्क भाई या बहन अथवा अविवाहित बहन या विधवा बहन। विधवा जो है पुत्र वधू जो है पूर्व मृतक पुत्र का अवयस्क बच्चा, पूर्व मृतक पूर्व जो है पुत्री की अवयस्क बच्चा, दादा दादी के श्रमिक के माता पिता जो है उस पर आश्रित नहीं थे। ये सब सारी चीज़ें पॉइंटें थी मेरे भाई। और इसमें चौथा पॉइंट है ये नियोजक नियोक्ता एम्प्लॉयर जिसे हम लोग कहते हैं। नियोजक या नियोक्ता से जो है आशय निम्नलिखित व्यक्ति से है कि समामेलित या गैर समामेलित जो है व्यक्तियों का कोई जो है समूह नहीं होता। ये चीज़ें हैं। नियोक्ताओं का कोई जो है प्रतिनिधि होना चाहिए। मृतक नियोक्ताओं का कानूनी प्रतिनिधि होना चाहिए। जब श्रमिक की सेवाएं इस व्यक्ति द्वारा जिसके साथ श्रमिक के जो है अनुबंध किया है किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर या जो है अस्थायी रूप से दी गई है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो है धारा 2 जो क्लॉज ए और सब क्लॉज ई में जो है ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। प्रबंध अभिकर्ता क्या है? मैनेजिंग एजेंट। प्रबंध अभिकर्ता से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति का व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से जो है उस दूसरे व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया है या उसके जो है प्रतिनिधि के जो है रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन जो है इसके अंतर्गत नियोक्ता को अधीन कार्य करने वाला या जो है प्रबंधक शामिल नहीं है मेरे भाई। इसमें ये बताया गया सारी चीज़ें। आप वयस्क जानिए कौन होता है? तो ये जिसकी एज 18 साल हो जाए बस। देखिए आंशिक अयोग्यता होना चाहिए, जो कि अयोग्यता होना चाहिए भाई, एक क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, यही चीज़ कहा गया है। अस्थायी आंशिक अयोग्यता जानिए, ये जो परमानेंट है जो आप लोग का है, जब किसी श्रमिक की जो है घटनाग्रस्त होने के कारण उसकी आय कमाने की क्षमता में कमी आ जाए। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है कंपनी में, पता चला उसका हाथ कट गया या उसका पैर कट गया और बाय द वे उसका फ्रैक्चर हो गया, तो वो कमाने में जो है पूरी तरह जो है उस हिसाब से नहीं कर पाएगा। ठीक, कोई भी काम करने में पूरी तरह परफेक्ट अपने आप को नहीं पाएगा। यह इसका एग्जाम्पल है। अस्थायी आंशिक अयोग्यता की दशा में जो है अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक जो है तभी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जबकि वह 3 दिन से अधिक के लिए जो आंशिक रूप से कार्य करने में अयोग्य रहे। ये सब सारी चीज़ें इसमें कंडीशन दी है। अस्थायी तथा अस्थायी आंशिक अयोग्यता में अंतर निर्धारित देखिए। निर्धारित से आशय श्रमिक जो है क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन बनाए गए जो निर्धारित किए गए नियमों से हैं। योग चिकित्सक जिसे हम लोग कहते हैं, योग चिकित्सक से जो है आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कि किन्हीं केंद्रीय नियमों के अंतर्गत या राज्य विधानसभा के अधिनियम के अंतर्गत जो है ये रजिस्टर है मेरे भाई। यही चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक। नाविक देखिए, जो नाविक से आशय ऐसा होता है जो कि किसी जहाज के जो है मल्लाहों के समूह का सदस्य है लेकिन जहाज का कप्तान नहीं। ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। पूर्ण अयोग्यता होना चाहिए। पूर्ण अयोग्यता मतलब कि जो है आशय ऐसी स्थायी या अस्थायी अयोग्यता से है जिसके कारण सभी जो है श्रमिक उन सभी कार्यों को करने के लिए अयोग्य हो जाता है जिनको करने के लिए जो है दुर्घटना के समय में वही योग्य था। ये सब सारी चीज़ें इसमें पूर्ण हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसमें आप लोग जो है पॉइंटें करके इस प्रकार अधिनियम के प्रथम अनुसूची के द्वितीय भाग में उल्लेखित दुर्घटनाओं के जो प्रतिशत का योग 100 या उससे अधिक है तब भी जो पूरा जो है अयोग्यता उत्पन्न समझी जाएगी। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। मजदूरी जो है आप मजदूरी करके जो है उस हिसाब से कुछ कर सकते हैं, कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। यही जो है आप लोग की बेजस है। यात्रा भत्ता ना करना, इसके बाद यात्रा संबंधी रियायत करके है जो है ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपको बता दूं जो है प्रोविडेंट फंड तथा पेंशन फंड में नियोक्ता का जो है अंशदान, कर्मचारी या द्वारा नौकरी के समय में किए गए विशेष व्ययों के लिए जो है भुगतान की गई राशि। ये सब सारी चीज़ें इसके पॉइंट हैं। महत्वपूर्ण बिंदु महंगाई सत्ता जो है भत्ता मुक्त पानी की सुविधा तथा लाभ जो है भागित बोनस मजदूरी में शामिल किया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। देखिए प्राण घातक दुर्घटनाओं पर गंभीर चोटों की जो है रिपोर्ट जो है 10 का बी। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। 7 दिन के अंदर कमिश्नर को रिपोर्ट जो है देना होगा हर हाल में जहाँ किसी भी प्रचलित कानून के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किसी अधिकारी को ऐसे दुर्घटना की सूचना देना जरूरी है जिसके कारण उसके परिसर में श्रमिक की मृत्यु हुई है। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया।
तो चोट पहुंचने के 7 दिन के भीतर आयुक्त पास एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें उन सभी दशाओं का ठीक प्रकार से उल्लेख करना, ये सब सारी चीज़ें इसमें है। यदि राज्य सरकार अनुमति दे तो सूचना देने वाला व्यक्ति आयुक्त को रिपोर्ट भेजने के स्थान पर उस अधिकारी को रिपोर्ट भेज सकता है जिसको जो है रिपोर्ट तेजी होना है। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के श्रमिक के जो है किसी शारीरिक अंग के प्रयोग के स्थायी हानि अथवा चोट, ये सब सारी चीज़ें इसमें आते हैं। तो भी इम्पोर्टेंट है देखने की जो है शक्ति या अस्थायी भान। इसके बाद जो है सुनने की शक्ति या अस्थायी शरीर के जो किसी अंग की हड्डी, ये सब चेतग्रस्त श्रमिक का जो है 20 दिन से जो है अधिक समय के लिए राज्य सरकार द्वारा जो उपयुक्त, ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया है। धारा नंबर जो है आपका जो है 10 का जो है बी के बारे में ये जिक्र किए हैं। तो प्रस्तुत धारा का लागू ना होना, जिन कारखानों पर जो है कर्मचारी राज्य लागू नहीं होंगे। आगे देखिए मेडिकल जो एग्जामिनेशन के बारे में आप लोग जाने, डॉक्टरी जांच क्या होती है, धारा नंबर 11 जो है। तो इसका मतलब जो है अपने नियोक्ताओं को दुर्घटना की जो है सूचना देता है तो उसे जो है सूचना देने के लिए जो है 3 दिन के भीतर जो है अपने नियोक्ताओं का सहमत से नियोक्ता द्वारा जो है बताए जाते हैं। ये सब सारी चीज़ इसमें कहा गया है। इसके बाद कहा गया डॉक्टरी जांच के लिए मना करने यदि जो है कोई श्रमिक फिर रोजगार के स्थान को छोड़ देने का जो है, छोड़ देने पर कोई भी श्रमिक बिना डॉक्टरी जांच कराए मृत्यु होने पर जो है ये सब सारी चीज़ें लग सकती है। जैसे उपधारा जो 2 या जो है 3 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति पाने के अधिकार से वंचित था, बिना डॉक्टरी जांच कराए पर जो है मर जाता है तो कमिश्नर उचित समझते हुए मृतक श्रमिक के जो है श्रमिकों को जो है क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का जो है आदेश दे सकता है। धारा 11 क्षतिपूर्ति से संबंधित वंचित रहने की अवधि के लिए क्या होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें तो आपको बता ही रहे, इसमें कुछ है। डॉक्टरी जांच के लिए मना करने के लिए ये भी कुछ नहीं है। आवेदन पत्र आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। आयुक्त के समक्ष आवेदन, जब किसी जो है दुर्घटना के होने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व उत्पन्न होता है तो इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन जो है असत क्षतिपूर्ति का दावा कमिश्नर के जो है समक्ष जो प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन की निर्भरता, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। पक्षकार अपने बाद जो उत्पन्न आगे देखिए आवेदन पत्र के बारे में। आवेदन पत्र के बारे में ये सब सारी चीज़ें हैं। निर्धारित फीस के आवेदन पत्र के साथ उसके लिए निर्धारित की गई जो है फिर भी जो है प्रस्तुत करनी होगी, ये इसके लिए ज़रूर होना होगा। सभी पक्षकारों के नाम, पते, ये सब सारी चीज़ें इसमें दिए गए हैं। आश्रित द्वारा जो श्रमिकों के जो है आवेदन के लिए अतिरिक्त अन्य सभी मामलों का संक्षिप्त विवरण नियोक्ता के विरुद्ध होना चाहिए। निर्धारित फीस, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। ठीक, फिर आगे देखिए आप लोग जो है आप क्या पढ़ेंगे। ये तो अब ये ख़त्म हो गया पूरा एक्ट जो है। आगे जो है नेक्स्ट जो है हम लोग एक्ट पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में एक कानून बना था जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश वाले भी नोट डाउन कर लीजिए। जो है 1961 का ये कानून है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है मेरे भाई, आप लोग नोट डाउन करिए। जो है इसका जो है कब बना तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसका इंग्लिश है। आगे देखिए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू किया गया था। जब से आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप इस अधिनियम में संशोधन होते गए रहे। ये सब सारी चीज़ें इसमें जो है मातृत्व अधिनियम जो वुमेन जो है लेडी को बचाने के लिए जो 1961 में ही जो इंदिरा गांधी ने जो है इसे ऐलान किया था, इस कानून को बना के। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 वह कानून है जो महिलाओं के जो उनके मातृत्व के समान जो है या दौरान जो है रोजगार में लाभ देता है। यह महिला कर्मचारियों को जो मातृत्व लाभ सुनिश्चित करता है जिससे नवजात शिशु की देखभाल के लिए जो है कम से कम अनुपस्थिति के दौरान उनके वेतन का भुगतान किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया है। फिर अगला पॉइंट इसमें देखिए कुछ क्या कहा है कि ये 10 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले जो है किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू होता है। इस अधिनियम को जो है मातृत्व जो है संशोधन विधेयक 2017 के तहत आगे जो है संशोधित किया गया था। 2017 के तहत अब माना जाएगा। ठीक,
अब ये तो आपको बताना नहीं है। देखिए, यह अधिनियम मातृत्व की गरिमा की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। इससे जो है ये सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों की जो है उचित देखभाल करने में सक्षम हैं। महिलाओं के अधिकारों की जो है रक्षा के अलावा जब मातृत्व लाभ अधिनियम को उनके वित्त में भी मदद करेगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखिए, प्रोजेक्टा करके दिया गया है, इसमें भी आपको कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें जो है आपको बता दूं कि जो पिछले 12 महीनों और के दौरान जो है एक दिन में 10 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार जो है देता है, तो भारत के विशेष राज्य में जो है किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान पर जो है लागू होता है। यह अधिनियम विभिन्न संयंत्रों एवं जो है संगठनों पर जो है लागू है। जो है लिया जो है इसका पालन किया जाना चाहिए। जो भी है इसका पालन जरूर होना चाहिए। प्रत्येक कंपनी को इस अधिनियम का जो है पालन करना होगा और कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों का उचित स्वास्थ्य बना रहे और बदले में उन्हें सर्वोत्तम संभव सेवा मिले। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। बस मेरे भाई, पात्रता जानिए। मातृत्व अधिनियम के जो 1961 के लिए पात्रता इस प्रकार वर्णित है। इस अधिनियम के तहत जो है लाभ का ये जो है हकदार होने के लिए कर्मचारी महिला को जो है पिछले 12 महीनों में 80 दिनों की अवधि के लिए जो प्रतिष्ठान नियोजित होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधान क्या है? इसका प्रावधान देखिए, मातृत्व जो है लाभ अधिनियम करके जो है दिया गया 1961 के जो प्रावधान पूरे जो है होने पर या कवर जो है करते रहे तो सार्वजनिक अस्पतालों, नर्सिंग होम अथवा स्कूलों और अन्य प्रतिष्ठानों के जो अलावा जो है अधिनियम में कराने वाली महिलाएं भी शामिल है। यदि किसी महिला का गर्भावस्था के दौरान जो मृत्यु हो जाता है तो या क्या तो वह अधिनियम 6 सप्ताह की जो है संवैधानिक छुट्टियां जो है कि हकदार होगी। यदि इस समय से पहले जो है बच्चे को जन्म देती है तो जन्म प्रमाण पत्र 1961 के अनुसार महिला 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार थी। हालांकि जो है मातृत्व के लिए छुट्टी और बच्चों के जन्म के बाद जो विशेष छुट्टियों का लाभ उठाने के लिए जो विभाजित किया जाता है, ये अलग अलग डिवाइड अलग अलग पार्ट में जो है इसे बांट लेते हैं। इन 2 बच्चों तक अधिनियम जो है 26 जो है सप्ताह के जो मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा रहा है। अब आगे देखिए, इसमें 12 सप्ताह दिया है। घर से काम करने के चीज़ें, हालांकि काम करने की शर्तों को नियोक्ता और कर्मचारी के बीच परस्पर सहमत होनी चाहिए। सहमत बनी रहेगी तभी एक अच्छा काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा जो है आपके पार्टनरशिप है। नियोक्ता को जो गर्भवती महिला को जो उसकी पहली नियुक्ति के दौरान जो है मातृत्व लाभ के बारे में सूचित करना चाहिए। मातृत्व अवधि के दौरान जो है भुगतान किए जाने वाले लाभ के लिए कर्मचारी को जो है नियोक्ता को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। श्रम मंत्रालय ने राज्य को गर्भवती महिलाओं को स्पष्टीकरण प्रसारित करने का निर्देश दिया। महिलाओं के लिए घर से काम करने का लाभ बहुत ज़रूरी है और क्योंकि इससे जो है उन्हें नवजात शिशु के साथ जो है बिताने और उनकी अनावश्यक देखभाल का जो है विशेषाधिकार मिलता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया मेरे भाई। पूर्व सूचना जानिए। तो पूर्व सूचना क्या होता है? तो 1 सेकंड रुक जाइए, आप लोग पानी पी लो, तो बता रहा हूँ मेरे भाई। अब इतना बताओ, 1 बजे रात में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बच्चों की नीड है, वादा किया हूँ तो निभाऊंगा मेरे भाई। अब देखिए, अधिनियम में प्रावधान है कि नियोक्ता को गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे के जन्म से अनावश्यक सूचना देनी होगी। यह सब सारी 48 घंटे के भीतर यह नोटिस उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। इस तरह कर्मचारी को नीति जो है के बारे में पता चल जाएगा। यदि महिला घर से काम करने की इच्छुक है तो वह मातृत्व लाभ का अनुरोध कर सकती है। ठीक, प्रारंभिक नियुक्ति के जो है दौरान कर्मचारी को मातृत्व लाभ के बारे में जो है सूचित किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी इनकार करता है तो नियोक्ता लाभ का भुगतान करने के लिए जो है कानूनी रूप से बाध्य है। कोई भी संगठन बिना किसी नोटिस अवधि के इस्तीफा या छुट्टी स्वीकार नहीं करेगा। अधिनियम कर्मचारियों के लिए जो विकसित किया गया है और इसलिए यह संगठन के साथ साथ इसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। ये चीज़ें इसमें कहा गया। अब निष्कर्ष इसका निकल के आ रहा देखिए। तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की महिलाओं के लिए जो आत्मविश्वास और सुरक्षित
महसूस करने की नींव तैयार की है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है मातृत्व की सुरक्षा करना और दोनों के बीच एक स्थिर वित्तीय वातावरण जो है प्रदान करना था। यही चीज़ें थी मेरा उद्देश्य। और आगे देखिए, इसमें यह एक माँ और उसके बच्चे की गरिमा की रक्षा करता है और एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति होगा, जो दूसरा व्यक्ति होगा, उसे वित्तीय सहायता भी जो है प्रदान करता है। ये अधिनियम माताओं को अधिकार देने की कानून की शक्ति का एक उदाहरण है। मातृत्व जो है लाभ अधिनियम 1961 के सफल कार्यान्वयन ने एक महिला के भविष्य को और जो है अधिक सुरक्षित बना दिया। और ये अधिनियम कर्मचारियों को एक निश्चित लाभ देता है जो कि अनंत जो है उन्हें गर्भावस्था की अवधि सुचारू रखने में मदद करता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। ठीक, ये निष्कर्ष भी निकल चुका। तो अब अगला एक्ट हम लोग देखें, ग्रेजुएटी जो है भुगतान अधिनियम 1972 में ये एक्ट बना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 110 नहीं 200% आएगा आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। अब ग्रेजुएटी एक्ट 1972 का भुगतान एक भारतीय जो है कानून है जो भारत में जो है कर्मचारियों के ग्रेजुएटी के जो है भुगतान को नियंत्रित करता है। ये अधिनियम उन कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है जिन्होंने एक संगठन में जो है न्यूनतम सेवा अवधि पूरी की है। ये 10 से अधिक जो है कर्मचारियों के साथ फैक्ट्री, खान तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेलवे और अन्य संस्थानें भी लागू होगा। ये सब सारी ग्रेजुएटी क्या है जानिए। ये इसका मतलब ये होता है कि जो संगठन द्वारा जो है किए गए कार्य के जो है उनका आभार व्यक्त करने के लिए जो है दिया जाने वाला जो है वित्तीय क्षतिपूर्ति का एक रूप है। ये कंपनी के विकास में जो है उनके प्रयासों और योगदानों की स्वीकृति का एक रूप है। आमतौर पर राशि की गणना कर्मचारी की सर्विस अवधि और जो है अंतिम आहरित वेतन का जो है आधार पर की जो है बातें हैं। ये सब सारी चीज़ें इसमें है मेरी। आगे देखिए, आमतौर पर उन कर्मचारियों को ग्रेजुएटी दी जाती है जिन्होंने कंपनी के लिए न्यूनतम 5 वर्ष तक जो है काम किया है। मतलब 5 वर्ष तक अगर काम किए हैं तब जो उसे ग्रेजुएटी मिल सकती है। ये कर्मचारियों के लिए जो एक मनोबल बूस्टर के रूप में जो है कार्य करता है, जो कि उनकी कड़ी मेहनत और कंपनी के प्रति जो है समर्पण को पहचान करता है। ये सब सारी चीज़ें थी। तो आगे देखिए, अब ग्रेजुएटी एक्ट 1972 का भुगतान क्या है ये हम लोग जानेंगे। 1972 का ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग का वही भी है, उसी में है। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 में भारत के एक प्रकार का कानून जो श्रम जो है कानूनों के तहत आता है। कंपनियों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों या कम से कम 5 वर्ष की सेवा के बाद इस्तीफा देने वाले लोगों को एक बार ग्रेजुएटी का भुगतान करना होगा। यह कानून कम से कम जो है 10 कामगारों के साथ भारत की सभी कंपनियों पर लागू होता है। यह अधिनियम कर्मचारियों का जो है उनके जो है नामिन को मृत्यु या विकलांगता के मामले में एक जो है मुफ्त देखिए, ग्रेजुएटी एक्ट का भुगतान ग्रेजुएटी भुगतान के संबंध में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवाद निपटाने के लिए नियंत्रण प्राधिकारी या प्राधिकरणों की नियुक्ति प्रदान करता है। नियोक्ताओं को अपनी ग्रेजुएटी देयताओं के लिए इंश्योरेंस कवरेज प्राप्त करना होगा। मेरे भाई, ये चीज़ कहा गया है कि इसमें इंश्योरेंस कवरेज जो होना चाहिए, और अधिनियम का पालन न करने से जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप इस अधिनियम का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है क्राइम केसेस भी लग सकते हैं, मतलब जुर्माना भी लग सकता है। और आप जो के तहत जो है आपको जो है कानूनी जितने भी कानून के प्रावधान होते हैं उस हिसाब से आप पर काम किया जाएगा। ये चीज़ के ग्रेजुएटी का भुगतान कौन करने के लिए उत्तरदायी है ये जानिए। कम से कम जो है 10 व्यक्तियों के कार्य बल वाली कंपनियों को ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 के भुगतान के अनुसार ग्रेजुएटी प्रदान करनी होगी। यह निजी और सरकारी संगठनों पर लागू होता है। ये चीज़ इसमें बताया गया। अगला देखिए, इसकी पात्रता अधिनियम के जो अनुसार ग्रेजुएटी के लिए जो है पात्रता प्राप्त करने के लिए जो एक कर्मचारी को मौसमी या बाधित सेवा सहित कम से कम 5 वर्ष की निरंतरता पूरी होनी चाहिए। यही चीज़ इसमें कहा गया। ये इसमें कुछ है नहीं मेरे भाई। हाँ, क्लाज क्या है ग्रेजुएटी के अनुसार जानिए। एक कर्मचारी को किसी व्यक्ति को नामित करने की अनुमति देता है। उनकी मृत्यु के मामले में ग्रेजुएटी राशि प्राप्त करने के लिए नामिनी इस अधिनियम के तहत जो है नामांकन के लिए जो है कुछ खंड है।
एक या अधिक परिवार के सदस्यों को नामित कर सकता है। अगर उनके पास जो है कोई परिवार नहीं है तो वे अपने नामिन के जो है नामिनी के रूप में जो है किसी और को चुन सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें कर्मचारी अपनी अवधि के दौरान किसी भी जो है समय नामांकन कर सकती है। अब आगे देखिए अगला पॉइंट है इसमें। हाँ, कर्मचारी अपनी अवधि के दौरान किसी भी समय नामांकन कर सकता है और उनके पास पहले से संशोधित करने का विकल्प भी है। कर्मचारी द्वारा दिए गए संगठन में कोई भी बदलाव लिखित में होना चाहिए और नियोक्ताओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर नामिनी नाबालिग है तो कर्मचारी जो है अपनी ओर से ग्रेजुएटी प्राप्त करने के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अब आगे देखिए क्या है। तो ये भुगतान कब किया जाता है? इस समय ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाता है रिटायरमेंट के जो है हिसाब से, जब रिटायरमेंट होता है तब किया जाता है। और अगला पॉइंट है इसमें जो दूसरा जो है जब इस्तीफा दिया जाता है तब होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जब मृत्यु या विकलांगता जो हो जाती है तब भी दिया जाता है। ये सब सारी चीज़ें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएटी समाप्त करने की शर्तें क्या हो सकती है? इसे जो है गलत आचरण के कारण समाप्ति कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। इसे जो है 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के से जो है पहले इस्तीफा देना। ये सब सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकलांगता या मृत्यु के कारण समाप्ति। अगर कोई कर्मचारी किसी विकलांगता या मृत्यु के कारण समाप्त हो जाता है तो उनके नामिनी या कानून उत्तराधिकारी ग्रेजुएटी राशि के हकदार होंगे मेरे भाई। ये चीज़ इसमें कहा गया। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी के बारे में कहा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो है आप लोग का क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, जिसे हम लोग कहते हैं 1948 में कौन सा कानून बना था, तो आप लोग अभी जान जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य था जानिए, कुछ बेरोजगारों में जो मजदूरी का न्यूनतम दर नियत करने के लिए जो ये कानून 1948 में बनाया गया। और इसका प्रयोजन ये है कि जो है मजदूरी की काम जो है कम से कम क्या दर रहेगी यह तय कर दिया जाए। यदि कानून इन मजदूरों के काम समय मजदूरी के भुगतान, समय वेतन, ओवर टाइम भत्ता, समय भुगतान, मजदूरी की कटौती आदि के बारे में ये प्रणाली में दिया गया। ये सब सारी चीज़ें ठीक। नेक्स्ट है कानून जो है लागू होने की सीमाएँ क्या हो सकती है, इसका शेड्यूल क्या हो सकता है, इसके बारे में ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। और आपके पेपर मजदूरी क्या होता है? मजदूरी तो ऑप्शन तो बात है, मजदूरी बहुत लोग जानते हैं। क्या होता है, एक व्यक्ति जो दूसरे के जाता है काम करने के लिए उसे ही मजदूर कहते हैं। कुछ आवश्यक जो है शर्तें थी। इस कानून के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक मजदूरी का कार्यकाल नियम तब तक लागू नहीं होता है जब तक जो उनको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता। ये सब सारे कानून के अनुसार काम के दोनों अवकाश रेस्ट का जो है दिन आदि नियत करने की व्यवस्था है। तो धारा 3 में सारी चीज़ें इसमें बताया भी। देखिए भुगतान विधि के बारे में जान लीजिए। तो भुगतान विधि किस तरह से आप भुगतान कर सकते हैं? तो मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरी अवधि निर्धारित की जानी चाहिए जो 1 माह अथवा इससे जो है लंबी जो भी निर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। मजदूरी भुगतान का काम के दिनों और मजदूरी अवधि समाप्त होने के जो है 7 दिन या 10 दिन के जो है पहले इसके बारे में बताया गया। 10 दिन के जो है भीतर ही किया जाना चाहिए जहाँ कर्मचारी 1000 तक या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत होते हों। देखिए काम के घंटे का विश्राम होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें इसमें कही गई है। इसके बाद जो है आप दावे तथा शिकायतें होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। तो आगे देखिए अब क्या आ जाता है, मजदूरी भुगतान अधिनियम आ गया। तो जिसे हम लोग कहते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम के क्षेत्रों में मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा जो समय पर उनको मजदूरी और वेतन इत्यादि का भुगतान करें अधिनियम के पारित कराया गया। उद्देश्य है उद्योगों में जो है काम करने वाले जो है कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान नियंत्रित करने के लिए जो है ये कानून बनाया गया है। और यह इन कर्मचारियों की जो है इसका उद्देश्य जानिए। तो उद्देश्य तो आपको बता ही दिए, इसका उद्देश्य क्या होता था। देखिए अगला, समय पर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाए और सही राशि का भुगतान। मजदूरी भुगतान अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो जिनके 20 तक
और ये 20 देखें, मजदूरी भुगतान कानून उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें जो है 20 या इससे अधिक जो है कर्मचारी जो है काम करते हैं। रेलों के सभी प्रतिष्ठानों और कारखानों पर यह लागू होता है, किंतु इसकी सीमा में से जो कर्मचारी ही जो है आते हैं। देखिए 6500 रुपये का प्रतिमाह से कम है, ये सब सारी चीज़ें इसमें बता दिया गया है। मजदूरी भुगतान कानून की परिभाषा के अनुसार मजदूरी में भूल मजदूरी और जो है सभी भत्ते पर शामिल जो है परंतु यात्रा भत्ता, मकान रोशनी, पानी व डॉक्टरी सुविधाओं से जो है संबंधित भुगतान और ग्रेजुएटी जैसे जो है भुगतान शामिल होते हैं। और लाभ से प्राप्त बोनस भी शामिल नहीं होता है, किंतु जो है इंसेंटिव बोनस या ये सब सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। इसमें मजदूरी की अवधि 1 माह के भीतर जो है कुछ भी हो सकती है, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक, परंतु जो है मजदूरी की अवधि जो है निश्चित करके उसका नोटिस लगाना जरूरी होता है। जो भी मजदूरी का जो जितने भी जो है आपकी कंपनी में कोई काम हो रहा है तो उसका शेड्यूल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर शेड्यूल नहीं लगाए तो फिर दिक्कत होगी आपके साथ। मजदूरी भुगतान की समय सीमा रेलवे में कारखानों के जो है मामले में जो है अगर 1000 व्यक्ति काम करते हो तो 7-8 दिन के भीतर, और यदि 1000 व्यक्ति से अधिक जो है 10 दिन के भीतर इस कानून के जो अनुसार कर्मचारियों को प्रति मजदूरी का भुगतान कराने के लिए निम्नलिखित बैच बनाकर जो है सुनिश्चित किया है। प्रशासनिक बैच मुख्यालय और मंडल कार्यालय के स्टाफ जो है इसके अनुसार माह के अंतिम दिन जो है भुगतान किया जाता है। और ट्रैफिक बैच जानिए, ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। सामान्य यातायात जो है वर्ग कर्मचारियों को जो प्रतिमाह जो है ये सारी चीज़ें इसमें दिया जाता होगा। देखिए रनिंग एवं तकनीकी लाइन कर्मचारियों को 13 एवं जो है 14 जो है तारीख को भुगतान की व्यवस्था की जाती है। इंजीनियरिंग बैच जानिए, जो है समस्त इंजीनियरिंग बैच इस कानून के अनुसार भुगतान के अन्य प्रावधान के सारे जो है भुगतान चालू जो है कर दी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कार्य दिवस के दिन जो है भुगतान किया जाना चाहिए एवं जो है कार्यालय समय में ही भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि किसी की सेवा समाप्त हो गई तो जो है 48 के जो है भीतर उसका भुगतान हो जाना चाहिए। भुगतान जो है विटनेस यानी इस कानून के अनुसार धारा 3 के अनुसार जो है किसी अधिकारी को भुगतान विटनेस के लिए जो है नामित किया जाता है और सारे भुगतानों के जो है जिम्मेदार होता है जो है नामित करने वाला जो है अधिकारी भी जो है जिम्मेदार होता है। इसमें जो भी नामित करेगा वो भी जिम्मेदार होगा, भी कुछ ना कुछ लिया होगा। इस कानून के अनुसार जो है धारा नंबर 7 के अनुसार जो मजदूरी कटौतियाँ की जाती है तो इस प्रकार है, यानी जुर्माना होना चाहिए पहले, कम से जो है काम से अनुपस्थिति या रेल संपत्ति जो है क्षति या उसके खोने पर कर्मचारी की जो लापरवाही या भूल से हुई हो, कचहरी के आदेश पर जब्ती ऋण या अग्रिम के लिए, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। कार्य समानता की परिभाषा जो है निम्नलिखित योग्यता कराई जो है कर्तव्य निर्भरता, अनुभव, गोपनीयता, कार्यालय आवश्यक और जो है पदानुक्रम में जो है स्थिति से जुड़ी आवश्यकताएं सभी कार्य यदि कोई नियोक्ता अधिनियम के प्रावधान का पालन करने से जो विफल रहता है तो उस व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान एक अधिनियम विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। समान पारिश्रमिक जो अधिनियम 1976 की जो है धारा नंबर जो है देखिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा जो है 4 के तहत जो है ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए जो है पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। जो भी कोई हो नियोक्ता का ये कर्तव्य होता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 के तहत जो है ये कहा गया कि नियोक्ता भर्ती जो है करते समय जो है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये भी जानिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1972 की धारा 8 के जो है तहत यह आवश्यक है कि जो है कि नियोक्ता सभी कर्मचारियों के सभी प्रशासनिक दस्तावेज के साथ जो है रजिस्टर बनाए रखे हैं। ये रणधीर सिंह बनाम आप लोग के मामले में जो है
अब आगे देखिए, यस नाकारा बनाम आप लोग का भारत संघ 1983, 130, 1933, ये सब सारी चीज़ें दिए गए हैं कि समान काम करने का समान वेतन के सिद्धांत को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। निष्कर्ष इससे निकलता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को लिंग, जाति या धर्म के परवाह किए बिना जो है उस काम के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए जिसके लिए जो है उन्होंने प्रयास किया है, और मुआवजा उचित होना चाहिए। 1976 का जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है हमारे तो कहा गया उस काम के लिए जो उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए जिसके लिए जो उन्हें प्रयास किया है, और मुआवजा उचित होना चाहिए, जो कि 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम हमारे देश के लिए महिलाओं के लिए जो है आसमान वेतन के अंतर को पाटने में सहायता करता है। अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप भारत एक ऐसा देश बनने के जो है करीब पहुंच रहा है जो कि पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से समान करता है मेरे भाई, जो कि इंडिया ऐसा देश इस समय बन रहा है कि जो कि चाहे महिला हो चाहे जो है पुरुष हो, दोनों को एक समान दर्जा दिया जाना चाहिए। इस कानून को बनाने का एक उद्देश्य था मेरे भाई, ये बहुत बढ़िया उद्देश्य था। तो अब यहीं तक था, अब आगे देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के भी जो है पास, अपने हित दोस्त जो भी हो, और इसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो। बाकी एनी दिक्कत एनी प्रॉब्लम अगर तब भी हो रहा है तो आप लोग 7985535999 पर कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा। मेरे भाई 1:30 से 2 बज रहे हैं करीबन मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू।